Hello everyone, welcome to PCS Successville. Today we will discuss about non-cooperation movement and Khilafat movement. I will explain this topic in two parts, otherwise video will be lengthy. This topic is very important for all aspirants for pre as well as mains. Before we proceed, if you are new to the channel, then don't forget to subscribe, like, share and comment. Your feedback is precious. So let's start with the topic for today is Khilafat movement and non-cooperation movement. अभी हम देखते हैं कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड देश में तैयार हुआ। 1919 का जो समय था वो देर वॉज अ ह्यूज अनरेस्ट इन द कंट्री। देश में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ था। वर्ल्ड वार वन ख़त्म हो चुका था 1918 में। अब जो वर्ल्ड वार वन था उस समय ब्रिटेन ने देश से जो मैन पावर जो सोर्स किया था वार के लिए, उसके लिए देश से प्रॉमिस किया था कि इन्हें स्वराज दे दिया जाएगा। मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उनसे प्रॉमिस किया गया था कि जो टर्की है जो कि ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहा था सेंट्रल पावर के साथ, टर्की का किसी भी तरह से इंसल्ट नहीं होगा, उसकी डिग्निटी मेंटेन की जाएगी, खलीफा जो है उनकी पावर रिटेन की जाएगी। बट आफ्टर वर्ल्ड वार वन रिजल्ट क्या निकला? ठीक उल्टा। ना स्वराज दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये ला दिया गया। अब इस एक्ट में इसे हम मॉन्टेगो कैलमफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। इस एक्ट के तहत क्या था कि गवर्नर को जो है एक्सट्रीम पावर दे दिया गया था, वीटो पावर की तरह से। इस तरह से जब कोई भी एक्ट ब्रिटेन के द्वारा लाया जाता था वो आसानी से पास हो जाता था, अगर कितना भी अपोजिशन हो वो पास कर दिया जाता था। उन्हीं एक्ट में से एक था रॉलेट एक्ट जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। अब रॉलेट एक्ट आया। अब रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा? नो वकील, नो दलील, नो अपील, ये इस एक्ट का मेन फीचर था। मतलब किसी को किसी भी बिना कारण बताए, बिना एविडेंस प्रोड्यूस किए, बिना किसी वारंट को 2 साल मैक्सिमम 2 साल के लिए डिटेन कर लिया जाता था। जब रिलीज़ किया जाता था तो उनसे सिक्योरिटी ली जाती थी। वो किसी तरह के रिलीजियस और एजुकेशनल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये जो रॉलेट एक्ट एक तरह से काला कानून था और इसका प्रोटेस्ट पूरे देश में किया जा रहा था रॉलेट एक्ट का। अब इसी जो प्रोटेस्ट था जो कि ज़्यादा इंटेंस कहाँ था? पंजाब और बंगाल में। पंजाब में एक दुखद घटना घटी, जालियांवाला बाग मैसेकर। जालियांवाला बाग हत्याकांड, वहाँ पर भी लगभग 1500 सिविलियंस की, इनोसेंट सिविलियन जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे उनकी जान चली गई। ये देश के लिए काफ़ी दुखद घटना थी, बहुत बड़ी घटना देश में घटी। अब ये जो 2 इवेंट्स थे ये घटित हुए देश में मार्च और अप्रैल के दौरान। अब उसी दौरान साथ में एक जो खिलाफत मूवमेंट था वो भी मोमेंटम गेन कर रहा था आफ्टर वर्ल्ड वार वन। खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स द्वारा शुरू किया गया था, प्रपोज किया गया था अगेंस्ट द रॉन्ग्स ऑफ टर्की। जो टर्की में जो खलीफा के साथ जो हुआ, टर्की के साथ जो हुआ, उसके खिलाफ भारत में आंदोलन की शुरुआत की गई, खिलाफत मूवमेंट। अब गांधी जी जब ये सारी गतिविधियां देश में चल रही थी, एक था रॉलेट एक्ट, दूसरा था जालियांवाला बाग मैसेकर और खिलाफत मूवमेंट, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो मॉन्टेगो कैलमफोर्ड रिफॉर्म। ये जो 4 इवेंट्स हुए, इससे गांधी जी ने देखा कि चलो मुस्लिम भी अब खिलाफत मूवमेंट पे आ गए हैं, तो क्यों ना देश में एक मास मूवमेंट लॉन्च किया जाए मास मूवमेंट, जिसे असहयोग आंदोलन, और साथ में हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाया जाए। इससे पूरा देश मिलकर एक मास मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू करे देश में। अब असहयोग आंदोलन के लिए गांधी जी ने क्यों कहा? वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। गांधी जी अपनी किताब हिंद स्वराज में बताते हैं कि ब्रिटिश कुड सेटल इन इंडिया ओनली विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। ब्रिटिश जो है वो इंडिया में सेटल क्यों हो पाए? क्योंकि हमने जो इंडियंस थे वो उन्होंने सहयोग किया। अगर हम अपना सहयोग वापस ले लें तो इस तरह से हम स्वराज पा सकते हैं। अगर हम सहयोग नहीं देंगे ब्रिटेन को यहाँ पे राज करने में, तो यहाँ पे वो हम पे राज नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली जो ब्रिटेन का जो शासन था देश पे वो कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए गांधी जी ने कहा कि हमें असहयोग आंदोलन की अभी सख्त ज़रूरत है। और गांधी जी का ये भी मानना था, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, जो कि उनका प्रेडिक्शन गलत साबित हो गया अनफॉर्चुनेटली, कि अगर हम असहयोग आंदोलन सही तरीके से नॉन वायलेंस फॉलो करते हुए
ट्रुथ सत्याग्रह फॉलो करते हुए अगर हम असहयोग आंदोलन कायम रखते हैं बस 1 साल तक, तो हमें 1 साल में स्वराज मिल जाएगा। अब गांधी जी को की बात सुनकर पूरा देश एकत्रित होकर असहयोग आंदोलन कैसे करता। गांधी जी पहले से 1985 से देश में INC थी, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लीग था, अली ब्रदर्स जैसे लीडर थे। तो गांधी जी की ही बात, गांधी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन कैसे शुरू होता। अभी हम जानेंगे कि कैसे गांधी जी नेशनलिस्ट लीडर इतने सालों में स्टेब्लिश हो चुके थे, बस 4 साल के समय में, क्योंकि वो 1915 में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। अभी हम देखते हैं। तो 4 जो मेन आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेदा सत्याग्रह और रॉलेट सत्याग्रह। ये जो 4 आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया था, ये उन्हें देश में काफ़ी लोकप्रिय बना चुका था एज अ नेशनलिस्ट, लीडर ऑफ मासेस एंड लीडर ऑफ रिबेलियस इंडिया की तरह उन्हें स्टैब्लिश कर चुका था। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में हुआ था और ये एक पीजेंट फार्मर्स का आंदोलन था, किसान का आंदोलन था, किसान आंदोलन था और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ में ये आंदोलन था, 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ में था। और 1918 एग्रेरियन एक्ट पास हुआ इस आंदोलन के बाद, और जो कंपनसेशन पे किया गया किसानों को, इस तरह से ये आंदोलन सक्सेसफुल रहा चंपारण सत्याग्रह। फिर आया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुआ। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किसके बीच में था? मिल ओनर्स और मिल वर्कर्स के बीच में था। मिल वर्कर्स जो थे उनका डिमांड था कि उन्हें 50% फ्लैग कंपनसेशन दिया जाए। मिल ओनर्स तैयार थे 20% देने के लिए। अब बीच में गांधी जी ने इंटरवेन किया और अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च किया, हंगर स्ट्राइक पे गए और 35% पे मिल ओनर्स को मना लिया। इस तरह से ये भी सत्याग्रह जो था सक्सेसफुल हुआ। फिर उसके 4 ही दिन बाद गुजरात में ही दूसरा सत्याग्रह हुआ, खेदा सत्याग्रह। ये भी एक किसान आंदोलन था, खेदा सत्याग्रह। अब इसमें क्या हुआ कि जो फेमाइन और प्लेग जैसे कंडीशन थे, एपिडेमिक जो चल रही थी उस समय देश में, उस वजह से किसान टैक्स नहीं भर पा रहे थे और ब्रिटिश की तरफ से दबाव था टैक्स भरने के लिए। उल्टा टैक्स और बढ़ा दिया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वार के टाइम में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो देश में थी वो इस तरह की हो गई थी कि डिफेंस में ज़्यादा एक्सपेंडिचर था और देश में महंगाई बहुत बढ़ गई थी और ब्रिटिश जो सरकार थी उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो इस तरह से किसान की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी खेदा में। तो वहाँ पे भी गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया। अब ये भी सक्सेसफुल हुआ ये सत्याग्रह। रिजल्ट क्या आया? 2 साल का कर माफ़ कर दिया गया। फिर जो टैक्स जो बढ़ाए गए थे उसे घटा दिया गया और जो जबरन ज़मीन कब्जा की गई थी किसानों की वो भी वापस कर दी गई। फिर हुआ रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब रॉलेट सत्याग्रह तो 1 ही हफ्ता चला। 6 अप्रैल को गांधी जी ने यह सत्याग्रह विथ स्ट्राइक लॉन्च किया। अब इसके बाद 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड और देश में अलग जगह पे हिंसा होने के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया बहुत ही कम समय में। बट ये जो चारों आंदोलन थे इसने गांधी जी की इमेज देश में एज अ नेशनल लीडर स्टैब्लिश कर दी थी। लोग उनकी बात सुनने लगे थे और उनका जो तरीका था नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का, ये देश में काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। अब हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत देश में की अली ब्रदर्स ने, शौकत अली और मोहम्मद अली। जब जो टर्की में हुआ उससे पूरे देश के मुसलमान और पूरे दुनिया के मुसलमान इनफैक्ट काफ़ी नाखुश थे और इसलिए भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाने का निर्णय लिया। आफ्टर वर्ल्ड वार 1 सेंट्रल पावर वेयर डिफीटेड। सेंट्रल पावर में कौन कौन से देश थे? मेन कंट्री जो थे वो थी जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया और हंगरी। और दूसरी जो अलाइड पावर थी उसमें थी यूके, यूएस, जापान, रसिया, फ्रांस, इटली। ये मेन कंट्रीज थी। अब अलाइड की हो गई इसमें जीत, अलाइड जीत गया था। जो सेंट्रल पावर थी उनके साथ अलग अलग ट्रीटी साइन की गई, जिसमें टर्की के साथ भी ट्रीटी साइन की गई। टर्की हार चुका था। अब इसमें क्या हुआ? टर्की वॉज डिसमेंबर्ड एंड द खलीफा वॉज रिमूव फ्रॉम पावर। ओटोमैन एम्पायर वॉज डिवाइडेड। ओटोमैन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया, खलीफा को वहाँ से हटा दिया गया और खलीफा जो है वो जो दुनिया भर के मुस्लिम थे उनके स्पिरिचुअल लीडर भी कहलाते थे। इस तरह से जो मुस्लिम के सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी हर्ट हुए दुनिया भर में। अब जो मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड थे इंक्लूडिंग इंडिया वेयर एंगर एंड टुक इट एज ए इंसल्ट टू द खलीफा द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कारण बना खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत का। अब जो खिलाफत मूवमेंट हुआ उसका क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि जब 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन हुआ।
अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी, ये इनके खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर्स थे। कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी अबुल कलाम आज़ाद। अभी टू फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज इट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की। सो जो टर्की के साथ जितना ब्रिटेन हार्श हो रहा था, वो अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, दबाव डालने के लिए ब्रिटेन के ऊपर ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, खिलाफत मूवमेंट। अभी वैसे तो ब्रिटेन के ऊपर कोई खास, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसके ऊपर कोई खास असर पड़ नहीं रहा था इसका। फिर अली ब्रदर्स पहुँचे गांधी जी के पास, बोले कि अब आप हमारे जो टर्की के साथ हो रहा है, हम इससे खुश नहीं हैं और ये मुस्लिम के लिए इंसल्ट है, आप हमारा सहयोग करिए। सो गांधी जी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। कैसे? कि अगर हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं तो हम देश भर में असहयोग आंदोलन अच्छे से शुरू कर सकते हैं। सो गांधी जी ने हामी भर दी कि हाँ, हम खिलाफत को सपोर्ट करेंगे, इसका लीडरशिप लेंगे। सो खिलाफत डे ऑब्जर्व हुआ अक्टूबर 17, 1919 में। खिलाफत डे कब ऑब्जर्व हुआ? 17 अक्टूबर 1919 में। फिर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। गांधी जी के हाथों में इसकी लीडरशिप दे दी गई और लोगों ने गांधी जी को अपना लीडर मान लिया। अब गांधी जी ने इसमें डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, कोर्ट्स और लेजिस्लेचर सबको बॉयकॉट करेंगे। अब गांधी जी को मिल गया सपोर्ट देश के मुसलमानों का। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, मोमेंटम गेन कर रहा था ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाने के लिए, बट ब्रिटेन के ऊपर कोई खास असर पड़ा नहीं। उसने ट्रीटी ऑफ सेवरियस साइन किया 1920 में, मई में ये साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ सेवरियस कब साइन हुआ? मई में। इस ट्रीटी में क्या था? ओटोमन एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया, खलीफा को उनके पावर से हटा दिया गया। इससे काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड भर के जितने भी दुनिया भर के मुस्लिम थे वो दुखी हो गए। अब 9 जून को जो खिलाफत कमेटी थी उसका जो हुआ सेशन इलाहाबाद में हुआ, इसकी भी अध्यक्षता की गांधी जी ने। और गांधी जी ने वहाँ पे उन्हें कहा कि अभी हम नॉन मुस्लिम को मनाया है कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब स्टार्ट करेंगे सब मिलकर। यहाँ से मुस्लिम का सपोर्ट गांधी जी को मिल गया। अब अगला स्टेप क्या था गांधी जी के लिए? हिंदुओं का सपोर्ट लेना, यानी कांग्रेस का सपोर्ट लेना। अब बाकी जो देश की आबादी बची उनका सपोर्ट लेना। बट अभी हम देख लेते हैं कि डिमांड्स क्या थे खिलाफत के, क्यों किया गया था खिलाफत मूवमेंट। सो जो मेन डिमांड थे, 3 डिमांड, उसमें पहला डिमांड था द खलीफा कंट्रोल ओवर मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस शुड बी रिटेन्ड। जो मुस्लिम्स का होली प्लेसेस था, जो उनके धार्मिक स्थल थे, वहाँ पर खलीफा का कंट्रोल कायम रहेगा। दूसरा था द खलीफा शुड बी लेफ्ट विथ सफिशिएंट टेरिटरीज आफ्टर टेरिटोरियल अरेंजमेंट। खलीफा के पास कुछ सफिशिएंट टेरिटरीज बचेंगे जो बंटवारा होगा उसके बाद। तीसरा था द अरब लैंड्स दैट इज़ अरेबिया, सीरिया, इराक और पैलेस्टीन, ये मुस्लिम रूल के अंडर में ही रहेंगे। ये 3 डिमांड थे खिलाफत के, और ये तीनों डिमांड ब्रिटिश के सामने रखे गए थे, ब्रिटेन के सामने। सो गांधी जी ने अगस्त 1920 में अनाउंस कर दिया नॉन कोऑपरेशन लॉन्च करने का। फिर इसका प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस के सामने। अब कांग्रेस का जो स्पेशल सेशन कलकत्ता में रखा गया 1920 में, इसकी अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। अब गांधी जी ने यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन मूव किया, फॉरवर्ड किया। बट इस समय क्या था कि कांग्रेस तैयार नहीं थे। कांग्रेस जो था वो तैयार नहीं था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, वो कन्विंस नहीं थे। कुछ कांग्रेस के मेंबर्स, उन्हें लग रहा था कि ये जो नॉन वायलेंस है ये आगे बहुत दिन तक चलेगा नहीं, देश में वायलेंस हो ही जाएगा। दूसरा, वो लेजिस्लेचर को बॉयकॉट करने के लिए तैयार नहीं थे तैयार। क्यों लेजिस्लेचर को बॉयकॉट करने के लिए तैयार नहीं थे? क्योंकि नवंबर में इलेक्शन ड्यू था और वो इस समय तैयार नहीं थे लेजिस्लेचर को बॉयकॉट करने के लिए। सो ये 2 कारण की वजह से इस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। अब जब दिसंबर 1920 में नागपुर का सेशन हुआ, वहाँ पर गांधी जी ने फिर से सबको बनाया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, और फाइनली नागपुर सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो पास हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नागपुर सेशन में पास हो गया। सो 3 महीने तक जो चल रहा था वार्तालाप कांग्रेस में, उसके बाद डिस्कशन के बाद ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास हो गया। अब हमने यहाँ तक देख लिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बैकग्राउंड कैसे सेटअप हुआ,
और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड इसके लिए प्रिपेयर किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। गांधी जी ने किस तरह से समझदारी से हिंदू मुस्लिम की यूनिटी इस्टेब्लिश की और देश भर में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी एज ए नेशनल लीडर कैसे इस्टेब्लिश हुए, खिलाफत मूवमेंट क्या था और किस तरह से इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्या कारण थे और क्यों इसकी शुरुआत की गई, ये हमने अभी तक देख लिया। अब आगे देखेंगे जो मेन काउजेस थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, जो मेन काउजेस थे, इसके फीचर्स क्या थे, सिग्निफिकेंस क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का और ये ख़त्म क्यों हुआ। 1922 में ये ख़त्म हो गया। खिलाफत भी 1924 तक चला, वो कैसे ख़त्म हुआ ये भी हम देखेंगे सब अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Join us on Telegram for the PDF, and Telegram channel name is PCS Successful, and link for the Telegram channel is in description. Thanks for watching. Subscribe to the channel, like, comment and share.